गंदी दुनिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस रामपुरा में रुकी। मेरा चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। मैंने ट्रेन की जनरल बॉगी की भीड़ की परवाह किए बिना ट्रेन में भागते हुए प्रवेश किया। अंदर इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था कि वह कोई शरणार्थी कैंप है। ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मैंने इधर-उधर देखा और फिर ट्रेन के शौचालय में जा घुसी और शौचालय का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। वो बहुत ही छोटा स्टेशन था, इसीलिए ट्रेन वहाँ 1 मिनट के लिए ही रुकी। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जैसे-जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, मेरी सांसों की रफ्तार धीमी हो रही थी और मैं मन ही मन एक उत्सव मना रही थी। उत्सव आज़ादी का, उत्सव स्वतंत्रता का। मैं मुक्त हो गई मैं उस नरक से। मेरा नाम इंदिरा है। मैं एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। मेरे पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। कभी वो मकान का काम करती तो कभी पुल का तो कभी सुरंग बनाने का। मेरी माँ बीमार भी रहा करती थी, इसीलिए मेरे घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से माँ की कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब मैं 12 साल की हुई तो एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे। इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और 2 टाइम की रोटी भी। माँ के लाख मना करने के बावजूद मैं काम पर जाने लगी। जल्द ही मैं अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उसमें ज़्यादा दिहाड़ी मिलती थी। हालांकि उसमें खतरा भी बहुत होता था। बहरहाल समय अपनी गति से बीत रहा था। मैं 18 साल की हो गई थी और जैसा कि होता है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। मेरी माँ मेरी जल्दी से जल्दी शादी करना चाहती थी क्योंकि उसका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वह सारा समय घर पर ही रहती थी। माँ ये दवा पी लो, दवा नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी। माँ बोली, दवा तो सालों से पी रही हूँ बेटी, अब मैं ठीक होने से रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने से पहले तेरी शादी देख लूँ। लेकिन माँ, गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। मैंने अपनी माँ को समझाया, लेकिन फिर भी मेरी माँ शादी की कोई भी कोशिश छोड़ती नहीं थी। इसी क्रम में एक दिन मेरी दूर की बुआ मेरे घर आई। वह मेरी शादी के लिए रिश्ता लाई थी। बुआ बोली, अरे पहले सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से। माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी की किस्मत इतनी अच्छी है। बुआ बोली, अरे भाभी कितनी बार कहूँ, उन्हें मैंने दिखा दी है इंदिरा की फ़ोटो। इंदिरा उन्हें बहुत पसंद है। माँ ने पूछा, और लेन देन? बुआ बोली, फिर वही बात। अरे कहा ना अभी, अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं, उन्हें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। बस 2 जोड़ी कपड़े में इंदिरा को विदा कर दो। जब जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुख ही दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नज़र से देखता है। माँ का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक मेरी शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ जिस दिन तक हमारे द्वार पर बारात नहीं आ गई। माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत ही तकलीफ़ें देखी हैं। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकलीफ़ें भूल जाओ। अपनी माँ से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर इंदिरा अपने पति अनिल के घर रामपुरा आ गई। अनिल के पिता का देहांत कुछ समय पहले हो गया था। अनिल की माँ बीना देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत थी। जैसे ही मैंने घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ मुझसे कहा, इंदिरा, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और घर ही नहीं, पूरे रामपुरा में बीना देवी यानी मेरा राज चलता है। इसीलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी से यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीज़ें यहाँ होंगी उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर मेरा सिर घूमने लगा। मुझे अपनी सास, जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी,
वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी। शादी के पहले जब बीना देवी मुझे देखने मेरे घर आई थीं और मैंने उनके पैर छुए थे तो उन्होंने कहा, अरे तुम मेरे पाँव छुओगी बेटी? देखो तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहाँ बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। इंदिरा बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना चाहूँगी कि अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में ज़रा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा होगी। मैंने कहा, ज़रूर बताऊंगी माँ जी। बीना देवी ने कहा, यह लो रुपए, 1 लाख है, इसे तुम रख लो। शादी ब्याह में बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना, महंगी साड़ी गहने जो भी लेना हो। अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिजवा दूंगी। माँ की तरह मुझे भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि मेरी शादी रामपुरा के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर मैं शक कर रही हूँ, मेरी उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर मेरी ज़िंदगी को नोच नोच कर शरीर से निकाल कर आत्मा तक को दर्द देने वाले हैं। शादी के 1 सप्ताह बाद की बात है। अनिल शहर गया हुआ था और उस दिन वीणा देवी ने इंदिरा को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। मैंने कहा, ये क्या कह रही हैं आप? मैं ये नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ हैं आप जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ। छी छी, बीना देवी बोली, जो बोल रही वो करो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। मैंने कहा, अजीब जिद्दी हैं आप, क्या दिमाग खराब है आपका? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं ये नहीं करूँगी। और आने दीजिए आपके बेटे अनिल को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। मेरी इस बात पर बीना देवी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक जोरदार चांटा मेरे गाल पर मारा। बीना देवी बोली, सुन, अनिल मेरा बेटा नहीं है, वह मेरा प्यादा है, प्यादा। और उस प्यादे के कारण ही तो ये दुनिया सालों से चला रही हूँ मैं। बीना देवी एक बदमाश औरत थी। पूरे रामपुरा में उसका काफ़ी दबदबा था। वह लड़कियों का व्यापार किया करती थी, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा अनिल पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता और उसके बाद शुरू होता उस लड़की के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन वीणा देवी ने नरक की तरह बना दिया था और जिसने भी उस नरक से निकलने की या भागने की कोशिश की, वीणा के आर्डर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था और डूबने से उसकी मौत हो जाती। वीणा ने इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। मैं उनके लिए एक नया शिकार थी। मेरा भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में यह आई, मैं वेश्या बन गई थी। मैं हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब यह सह रही थी। एक दिन मेरी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और मैं वहाँ से भाग निकली। इसका पता उन्हें तब लगा होगा जब कोई ग्राहक मेरे कमरे में गया होगा और मैं वहाँ से नादारद थी, क्योंकि मैं पूरे 3 साल से उस नर्क में रही और उधर रहकर मैंने वीणा देवी और उसके गुंडों की नज़र बचाकर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाई। मैं सुरंग बनाने में माहिर थी। उसे सुरंग की सहायता से मैं बाहर निकली और किसी को पता नहीं लगा। वीणा देवी ने अपने पालतू गुंडों की पिटाई भी की होगी और मुझे ढूंढने की कोशिश भी की होगी, क्योंकि उन्हें डर होगा कि मैं कहीं पुलिस को ना बता दूं। लेकिन मैंने तो उनकी पूरी दुनिया समाप्त करने के लिए नई प्लानिंग की थी। मैंने वहाँ से भागने से पहले ही रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस के पाइप को काट दिया था, जिससे धीरे धीरे गैस निकल रही थी। एक दिन मुझे खबर मिली कि वीणा देवी के कहने पर उनका रसोइया खाना बनाने गया और उसने गैस ऑन किया तो एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और वीणा देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।